Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty. So learners, आज हम Research Aptitude Unit के बहुत important questions को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम्स जो कि दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए मेरे साथ और कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लर्नर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक ऐसा रिवीजन जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के साथ है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनल रिवीजन। एंड अ स्मॉल डोज ऑफ मोटिवेशन। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। कई बार हमें लगता है कि हमें उतना पता नहीं है, बट थोड़ा ट्रस्ट अपने में डाल के रखिए, अपने में बना के रखिए। आपको कहीं ज़्यादा पता है देन यू थिंक दैट यू नो। So never underestimate yourself and never underestimate the power of consistency. So the first question. A researcher uses data of an earlier research paper and publishes a new research paper. This is, ये क्या हुआ? एक शोधकर्ता एक पुराने शोध पत्र के डेटा का उपयोग करता है और एक नए शोध पत्र को प्रकाशित करता है। ये नैतिक यानी कि एथिकल है, अनएथिकल है, अनैतिक है, परमिसिबल है या प्रॉपर है? सो यहाँ आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म, जो कि काफी एक हॉट टॉपिक है फॉर आर एग्जाम्स। सो यहाँ पे जो जिस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये क्या कहा जाएगा? सो ये पूरी तरह से अनएथिकल है। अगर सेल्फ कोट किए बिना, रेफरेंसिंग में डाले बिना, अगर हम एक अपने पुराने डेटा को इस्तेमाल करते हैं, डेटा तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं बेसिकली, राइट? और अगर कहीं यूज करना भी पड़ा तो उसका हम मेंशन जरूर करते हैं, उसका प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? अगर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग के बिना अगर हमने ये काम कर लिया तो वो प्योरली अनैतिक या अनएथिकल कहा जाएगा। Next question. The design in which one group of research participants is administered treatment and is then compared on the dependent variable with another group of research participant who did not receive the experimental treatment is. तो इस तरह के ग्रुप डिजाइन को हम क्या कहेंगे? कुछ हद तक ये एक्सपेरिमेंटल के सेटअप का है, जिसमें एक ग्रुप जो है उसमें रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है और उनको कंपेयर किया जा रहा है उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे जिस पे स्टडी की जानी है, और कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स में जिनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है, यानी कि जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है। तो ये किस तरह का डिजाइन है? ओवरऑल तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है, बट ये कौन सा स्पेसिफिक डिजाइन है? सो वी हैव ऑप्शन ऑफ वन ग्रुप डिजाइन, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन और टाइम सीरीज डिजाइन। सो विच विल बी द राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट? सो ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सारी चीजों को एज इट इज, जो बेस डिजाइन है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ हमने पोस्ट टेस्ट ओनली वाला भी सीन नहीं है कि ट्रीटमेंट तो दिया आखिर, राइट? सो सिर्फ पोस्ट टेस्ट डिजाइन वन ग्रुप नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। अगर हम एक ही ग्रुप में टेस्ट कर रहे होते कि कोई नई टीचिंग मेथड का, किसी नए टीचिंग मेथड का क्या इफेक्ट है, अगर हम इसको टेस्ट कर रहे होते तो ये मेरा वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन हो सकता था। बट यहाँ पे मेरे पास है दो ग्रुप। दो ग्रुप्स जो होते हैं वो एक आइडियल सिचुएशन होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, और ये एक स्टैटिक ग्रुप है, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है और हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के डिजाइन को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन कहेंगे। ठीक है, आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जो स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन है, इसको एक क्वासी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों क्वासी एक्सपेरिमेंट? क्योंकि हम इसमें आधा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें जो आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम सिर्फ एक बार मेजर करते हैं आफ्टर एक्सपोजिंग अ नॉन रैंडम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ट्रीटमेंट एंड कंपेयरिंग टू अ कंट्रोल ग्रुप। सो जो अभी हमने किया वो काम करके हम एक स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं यहाँ पे रैंडमली असाइंड नहीं होते हैं और ना ही उनको इंटरवेंशन मिलता है। इसे क्वासा एक्सपेरिमेंट कहा जाए, क्योंकि प्योर एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें एक कंडीशन होती है रैंडमाइजेशन की। अगर रैंडमाइजेशन नहीं है, इस कारण से भी ये क्वासा एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप जो है उन्हें हम मेजर कर रहे हैं, सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं। कोई भी इंटरवेंशन से पहले हम वो नहीं कर रहे, किसी तरह का मेजर नहीं कर रहे, तो ये एक्सपेरिमेंट होते हुए भी पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंट्स की लाइन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई किसी तरह की प्री टेस्टिंग नहीं की, इसलिए हम दो ग्रुप्स के बीच में इस तरह का कुछ नहीं बता सकते हैं। तो दैट्स द रीजन वी कैटेगराइज दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन डिजाइन एज स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं। सो अगर आप नए हैं और आपने अभी अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे अपनी क्लासेस लेना शुरू किया है और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ का सपना है, सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लर्नर्स, दिसंबर के एग्जाम के लिए हो रहे हैं हमारे बूस्टर कोर्सेज, जो कि आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम एक पूरी तरह से कहा जाता है ना कि फाइनल टच दे रहे हैं फॉर योर एग्जाम। दिसंबर की एग्जाम जो जनवरी में होने जा रहे हैं उसकी तैयारी करवाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को कर रहे हैं हम कवर। सो जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं, यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। Next question. The type of design in one where all participants participate in all experimental treatment condition. अब एक ऐसा भी डिजाइन है, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह के डिजाइन की बात कर रहे हैं? इज इट अ फैक्टोरियल डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन, रेप्लिकेटेड डिजाइन या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप? तो ये कौन सा डिजाइन की बात हो रही है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशंस में आते हैं? सो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। ठीक है, सो इस तरह के डिजाइन को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड मेजर डिजाइन, क्योंकि सबके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है। मान लीजिए आप लोग में से 100 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया और 100 बच्चों का मैं आईक्यू टेस्ट करूंगी। ठीक है, अब ये आईक्यू टेस्ट आप सभी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको एक ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ, किसी तरह की टीचिंग दे के, उसके बाद मैं आपका आईक्यू टेस्ट कर रही हूँ। अब ये जो आईक्यू का टेस्ट करना है, ये आप में से हर 100 में हर एक के लिए सेम चीज क्या हो रहा है? रिपीट किया जा रहा है। एक ही मेजर को हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं उन सभी 100 बच्चों में। ठीक है, सो रिपीटेड मेजर डिजाइन हमारे एक रिसर्च का डिजाइन है जिसमें मेजर हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इंटेलिजेंस की बात की, हम वहाँ पे मोटिवेशन लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मेजर्स हम ले सकते हैं, एक ही वेरिएबल के ले सकते हैं, कई बार सेम या मैथ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम एक ही चीज को क्या कर रहे होते हैं? हर एक ग्रुप मेंबर को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। तो इस तरह के डिजाइन को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड मेजर डिजाइन। ठीक है, ये काफी पावरफुल टूल होता है अगर हमें वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है कि कितना वेरिएशन है। तो आप में से हर कोई का पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, आईक्यू टेस्ट हो रहा है, और मोटिवेशन लेवल टेस्ट हो रहा है। तो अलग अलग फैक्टर्स पे हम आप लोग सभी 100 लोगों को पार्टिसिपेट करा के आप एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन में क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है? फैक्टोरियल डिजाइन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर जरूर होता है, एक से रादर ज्यादा होता है। और रेप्लिकेटेड डिजाइंस जो होते हैं वो एक ऐसे डिजाइंस होते हैं विच आर ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द मेन फैक्टर डिजाइंस आर रिपीटेड अ फ्यू और सेवरल टाइम्स, राइट? तो रेप्लिकेशन जो होता है वो सेम चीज होती है, बिल्कुल सेम। रिपीट जो होता है वो उसको हम सब पे एक एक करके ट्राई करके टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सो रिपीटेड मेजर डिजाइन विल बी द राइट आंसर। Next question. In an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by the. So, एक प्रयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन में प्राथमिक लक्ष्य जो होता है वो किसके द्वारा उत्पादित प्रभाव को अलग करना और पहचानना है। सो हम किसको स्टडी कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। किसका इफेक्ट? प्रोड्यूस्ड बाय विच वेरिएबल? सो डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, इंडिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग। सो बेसिक कंसेप्ट है ये, बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, और यहाँ हम बात कर रहे होते हैं किसको हम मैनिपुलेट करते हैं, है ना, किसको अलग करते हैं कि भैया मुझे यहाँ पे जो आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देखना है वो आपकी मेहनत का देखना है, आपके हार्ड वर्क का देखना है, आपके नंबर ऑफ आवर्स का देखना है। तो ये सब हमने क्या किया? आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया कि इसका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किसी एक परफॉर्मेंस पे। ठीक है, सो इस केस में हम क्या कहेंगे? हमारा ये जो भी आइडेंटिफाइड है वो हमारा आईवी है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट?
Manipulating the independent variable by varying the type of variable presented to the different comparison group is known as. तो अगर हमने मैनिपुलेट कर दिया, हमारे पास एक IV है, ठीक है, IV के अलग अलग वेरिएंट्स ले लिए, मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, उनके अलग अलग टाइप्स ले लिए और डिफरेंट कंपैरिजन ग्रुप को दिया. अब मोटिवेट करने के लिए किसी को स्टोरी सुनाई, ठीक है, किसी को गाना सुनाया, किसी को क्लिपिंग दिखाई, किसी को रील दिखाई, है ना, आजकल तो हम लोग ये सब भी करते हैं, रील दिखाते हैं, रील दिखा के मोटिवेट करते हैं, किसी को एक बुक दे दी मोटिवेट करने के लिए. तो आईवी क्या है हमारा, हमें मोटिवेट करना है ना, मोटिवेशन है. और ये मोटिवेशन के क्या है, अलग अलग टाइप है, सबका काम मोटिवेट करना ही है. तो हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? सो हियर वी आर यूजिंग द टाइप टेक्निक, ठीक है. सो टाइप टेक्निक में क्या होता है, हम अलग अलग तरह के उसके लेवल को सिस्टमैटिकली चेंज करते हैं और उसके बाद हम अपने पार्टिसिपेंट्स को उस पर्टिकुलर चीज के साथ एक्सपोजर देते हैं ताकि हम अपने फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका प्रभाव देख सके कि भाई बुक से पढ़ के जब बच्चे आए थे कोई मोटिवेशनल स्टोरी तो उसका क्या प्रभाव था. आजकल मुझे लगता है रील का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट रहता है ना. सो ऐसे केसेस में वी यूज द टाइप टेक्निक. ऑलराइट. नेक्स्ट, इन अ सिंगल केस रिसर्च बेसलाइन रेफर्स टू. सो कई बार जब आप रिसर्च के बारे में पढ़ते होंगे तो एक टर्म निकल के आता है बेसलाइन. तो बेसलाइन का एक्चुअली मतलब क्या है? क्या ये बिगनिंग पॉइंट है ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन? क्या ये एंड पॉइंट है ट्रीटमेंट कंडीशन का? क्या ये कंडीशन है प्रायर टू एनी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन, या एक ऐसा टाइम है ड्यूरिंग विच अ ट्रीटमेंट कंडीशन इज एडमिनिस्टर्ड? सो जो ट्रीटमेंट है उससे पहले की, बात की, ड्यूरिंग की, या उस कंडीशन की जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देने से पहले की है. बेसलाइन हम किसको डिफाइन करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उससे जस्ट पहले की, ठीक है. तो वहां तक हमने क्या किया है, मान लीजिए मोटिवेशन ही हम चेक कर रहे हैं, अभी हमने मोटिवेशन के मोटिवेशनल स्पीकर्स के आपको स्पीच नहीं सुनाई, बुक नहीं पढ़ने के लिए दी, वीडियो नहीं दिखाया, रील्स नहीं दिखाई. तो अभी क्या आपका मोटिवेशन का स्तर था, वो हो गई आपकी बेसलाइन, राइट. तो इस तरह की बेसलाइन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक ऐसी कंडीशन जो कि जस्ट प्रायर टू एनी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन. अब जब हम इसमें आपको रील दिखाएंगे, मूवी दिखाएंगे या बुक देंगे तो ये हमारा इंटरवेंशन हो जाएगा. Yes. Next, this type of longitudinal research studies the same individual over an extended period of time. तो यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं और एक इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है जिसमें हम सेम इंडिविजुअल को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी कर रहे हैं. तो आज 1 साल पे, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद हम उस पर्सन को अगर कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रेंड है, पैनल है, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2. सो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. तो ये कौन सी स्टडी होगी, ये पैनल स्टडी होगी. क्यों पैनल स्टडी और ट्रेंड स्टडी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्रेंड स्टडी हम सेम टाइम पे करते हैं, क्योंकि अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है या किसी भी एक समय का क्या ट्रेंड है. पैनल स्टडी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे अगर हमने लोगों को लिया, कलेक्ट किया, सेम इंडिविजुअल्स को ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, तो ये क्या होती है, हमारी पैनल स्टडी होती है. हाउएवर एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे अगर हम अपना डेटा कलेक्ट करके अपनी फाइंडिंग्स दे देते हैं तो वो हमारी ट्रेंड स्टडीज हो जाती है. Next, this type of research test hypothesizes and theories in order to explain how and why a phenomena operates as it does. तो इस प्रकार का शोध में परिकल्पना और सिद्धांतों का परीक्षण ये समझाने के लिए किया जाता है कि कोई घटना कैसे और क्यों संचालित हो रही है. तो कैसे और क्यों हमारा कीवर्ड है. हाउ एंड व्हाई, व्हेन वी डू अ रिसर्च टू फिगर आउट किसी एक फिनोमेना को कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब ये हमारी रिसर्च क्या होगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी, राइट. सो अगर हम किसी एक इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं, किसी एक प्रैक्टिस को डिस्कस करते हैं, किसी एक सोशल कॉज को डिस्कस करते हैं, तो वो क्यों हो रहा है और कैसे वो हो रहा है, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के कैटेगरी में डालते हैं. वी ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. Now, which of the following would most clearly be illustration of predictive research? अब प्रिडिक्टिव रिसर्च क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होती है, आगे को ध्यान में रख के की जाती है. सो जितनी भी हमारी प्रिडिक्टिव रिसर्चेस होती है उनको हम फ्यूचरिस्टिक लाइंस पे स्टडी करते हैं. सो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस. टू स्टडी द असेस द अमाउंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन पर्टिकुलर कम्युनिटी. तो एक विशेष समुदाय में बाल शोषण की मात्रा का आंकलन करना.
Study determined why some teenagers are more likely than others to abuse of alcohol or drugs. तो ये निर्धारित करना कि कुछ ऐसे किशोर होते हैं जो दूसरों की तुलना में जल्दी शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग में की संभावना होती है उनमें. To a study to protect how many children will suffer from malnourishment if funding of social program is reduced. तो इसमें हम मिड डे मील जैसी चीज़ों को ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने इस तरह का सोशल प्रोग्राम को रोक दिया तो आने वाले समय में कितने बच्चे माल नरिशमेंट से सफ़र करेंगे. And a study designed with practical outcome in mind and with assumption of some group or society which will benefit from it. So I believe सारे options को देख के हमें समझ में आ गया कि predictive research हमारी आगे की बात को करती है कि अगर हमने इस चीज की फंडिंग रोक ली तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा बुरा, किस लेवल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. जब हम इम्पैक्ट स्टडीज करते हैं, प्रिडिक्टिव स्टडीज को हम इम्पैक्ट स्टडीज भी कहते हैं रिसर्च की भाषा में. ठीक है, सो इम्पैक्ट या प्रिडिक्ट करने के लिए जब हम करते हैं तो इस तरह की स्टडीज का ये सच एग्जाम्पल है. राइट, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, अगर आप भी जून 2025 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. सो बिल्कुल नए तरीके के जो पैटर्न है, क्वेश्चंस हैं, उस लाइंस पे हम तैयारी कराएंगे और इट विल बी कंप्लीट थ्योरी एंड एमसीक्यूज, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. आपको बुक भी मिलती है जिसमें थ्योरी और पीवाईक्यूज हैं तो आपकी बहुत मदद करते हैं. इसमें आपको कोर्स के साथ पीएचडी एडमिशन के लिए गाइडेंस भी दी जाएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the weakest possible operational definition of spouse abuse? तो इनमें से कौन सा जीवन साथी के दुर्व्यवहार की सबसे कमजोर संभावित परिचालन परिभाषा है? So having the police respond to a domestic violence dispute at a person's home, observing bruises or lacerations on a spouse's face, a first-hand observation of one spouse striking another, the deliberate striking of a spouse with the intent of doing bodily harm. तो वीकेस्ट पॉसिबल ऑपरेशनल डेफिनेशन. अब मान लीजिए ये क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो स्पाउस अब्यूज की बात हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस या स्पाउस अब्यूज की जो हम बात कर रहे हैं इसका हमें बनाना होता है ओडी. ओडी यानी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन. तो ऑपरेशनल डेफिनेशन कुछ चीजों को बताएगा, इनमें से सबसे वीकेस्ट कौन सा है. ठीक है, कि बाकी तीन तो फिर भी ठीक है मगर वीकेस्ट कौन सा है. तो the deliberate striking of a spouse with an intent of bodily harm is actually the weakest possible operational definition of spouse abuse, right? क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी concealed रहती हैं. So आप bruises देख के बता सकते हैं, first hand observation बता सकते हैं, right? सो शारीरिक हानि पहुंचाने के इरादे से जीवन साथी को जानबूझकर प्रहार करना जो है इसको हम स्पाउस अब्यूज की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. राइट, नेक्स्ट, द कंट्रोल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए. क्यों? इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. People in this group are exposed to random variability. It tells whether the experiment has external validity or not, and it helps to conduct the debriefing after the experiment. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जब कंट्रोल ग्रुप को हम का सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं? सो कंट्रोल ग्रुप को रखने का मेन पर्पस होता है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, जिसको मेजर कर रहे हैं, उसके प्रभाव को आप कंपेयर कर सकते हैं और दैट इज वेयर कंट्रोल ग्रुप कम्स इनटू पिक्चर. When we say that the research interview is secondary relation, इसका हम क्या मतलब समझते हैं? The interview has a practical utilitarian goal. The goal of the interview is to give respondent a sympathetic ear. The interviewer should try to make friends with the respondent, or data gathering efforts should be secondary to the personal relation between interview respondents. तो जब हम कहते हैं कि research interview जो है वो एक secondary relationship है तो उसका exact definition क्या होगा out of these statements? एंड द करेक्ट आंसर इज कि जो डेटा गैदरिंग एफर्ट है वो सेकेंडरी होना चाहिए टू द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट. राइट, सो सेकेंडरी रिलेशनशिप को दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन. Next question, the method of initially contacting respondent for an interview that has lowest rate of refusal. तो कौन सा ऐसा मेथड है जब एक साक्षात्कार के लिए आप प्रारंभ में अगर उत्तरदाताओं जिनसे आपको रिस्पॉन्स लेना है उनसे संपर्क करने की विधि जिसमें इनकार दर सबसे कम है वो क्या होगा? अगर आप कांटेक्ट करते हैं इन पर्सन, अगर आप उन्हें किसी भी और माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. आप जब उनसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सो देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम देम. रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर,
ये क्वेश्चन कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? ओपिनियन क्वेश्चन पहले आने चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड में आने चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन ओपिनियन से पहले आने चाहिए, स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक क्वेश्चन लाइक एज सेक्स एंड लाइक शुड बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चनर। तो जब हम टूल जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है, उसको जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है? सो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ओपिनियन क्वेश्चन से पहले आने चाहिए, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओपिनियन जब भी हम किसी के बारे में पूछते हैं, ये सब का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, इसको आप आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं, मगर फैक्ट्स जो लेते हैं उसे आपको उनके ओपिनियन बाद में आते हैं। फैक्ट्स आर कोर, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ओपिनियन वेरी करेगा, तो वेरिएंस थोड़ा पीछे आना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस आगे आने चाहिए। एंड टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। इफ ऑल ऑफ द theoretically relevant answers to the question can be determined in advance and there limited number of such answers, then what would be most appropriate to use? अगर हमारे पास यदि किसी प्रश्न के सभी सैद्धांतिक रूप से प्रासंगिक उत्तर पहले से निर्धारित किए जा सकते हैं, दैट मीन्स हमने पहले से फ्रेमिंग कर ली, और ऐसे उत्तरों को सीमित संख्या है जिसका उपयोग करना उपयुक्त रहेगा, तो उस केस में हम कहाँ किसको करेंगे? डिफाइंड है, लिमिटेड है, राइट? सो वी हैव क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, मेल्ड क्वेश्चनर, ओपन एंडेड क्वेश्चन और टेलीफोन सर्वे। सो डू गिव मी आंसर इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। सेशन खत्म होने के बाद आंसर कमेंट्स में देके जरूर बताइएगा कि क्या था इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर एंड कैसे लगे आज के क्वेश्चंस आपको। Since these are little higher ended questions, try to solve them and understand them, the concepts behind, so that you are able to solve similar level questions in exams also. So इस तरह के सेशंस हम लाते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा so that we can plan more sessions for all of you. I'll see you in the next class. Bye bye. Thanks for watching.